नमस्कार, चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज के सेशन में मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अभ्युदय टेस्ट सीरीज का एक और लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा बीपीएससी ने सवाल पूछा है। का नाम है पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि भाई 5 ईयर प्लान्स जो है उनका आखिर ओरिजिन इंडिया में कैसा हुआ और 5 ईयर प्लान्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट ने कैसे कैसे डिफरेंट स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो प्लानिंग हमारी थी उसमें प्लानिंग कमीशन को हमने बैन करके कैसे नीति आयोग को हम लेकर गए और नीति आयोग का आखिर काम क्या है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर गौर से देखिए आप तो 5 ईयर प्लानिंग की जो बात है उसमें उसके पहले हम थोड़ा समझते हैं कि आखिर इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद ऑफकोर्स नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया, चूज किया। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट प्लेयर का भी रोल रखा और गवर्नमेंट का भी रोल रखा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लिबरल इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का पूरा रोल था, गवर्नमेंट का कोई से नहीं था एज पर से। और सोशलिस्ट इकोनॉमी हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का अच्छा खासा रोल था। तो नेहरू ने इन दोनों के बीच का क्या चुना, एक बैलेंस चुना, जिसमें कि गवर्नमेंट को उन्होंने बोला कि भाई आप जो है जो भी हैवी इंडस्ट्री हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप कंट्रोल करिए, बाकी प्राइवेट प्लेयर्स को हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने आप ये समझिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करा, लेकिन हमारा झुकाव जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की तरफ था। और जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उसमें जो है फिर 5 ईयर प्लानिंग की बात की जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई हमने 5 ईयर प्लानिंग को क्यों चुना, तो चूंकि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की ओर झुकाव था इसलिए हम फिर जो है प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम की ओर क्या किया, अग्रसर हम हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। सिंपल सी बात है, आपसे कोई पूछ सकता है कि प्लान्ड इकोनॉमी होती क्या है, जिसमें कि स्टेट जो है वो क्या करता है, ओन कर सकता है पार्टली या होली, थोड़ा सा हिस्सा या पूरा हिस्सा किसी भी इकोनॉमी का। आप समझ रहे हैं बात, जैसे कि इस सिस्टम में हो रहा है, हमारे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में भी है कि भाई गवर्नमेंट जो है हमारे जो हैवी आप कह सकते हो इंडस्ट्री है या जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनको ओन करती है। ठीक है, उसको जो है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में नहीं छोड़ा है। ठीक है, संपूर्ण तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि पावर बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, एनटीपीसी हो गया आपका, एक लाइन से कंपनियां हैं, ये सभी जो है अभी भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट ओन कर रही है, क्योंकि पावर एक क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो हेवी इंडस्ट्री कैटेगरी में आती है। तो वैसे ही प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो स्टेट होता है, जो सरकार होता है, उसके हाथ में बागडोर होती है, वो पूरा का पूरा इकोनॉमी कंट्रोल कर सकता है या कुछ हिस्सा इकोनॉमी का कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसको एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में क्या करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करने की काम करता है। ठीक है, अभी जो स्टेट है वह क्या करेगा, कुछ कुछ ऐसी प्रायोरिटी सेट करेगा कि भाई ग्रोथ कैसे किया जाए। जैसे हम जब पढ़ेंगे तो पहले 5 ईयर प्लान में हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की कि हमें किस पे ध्यान देना है, हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है। दूसरे में आप देखिएगा जो हम 5 ईयर प्लान लेकर गए उसमें हमने प्रायोरिटी अपनी सेट की कि एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, अब हम जो है इंडस्ट्री पे, हैवी इंडस्ट्री पे ध्यान देते हैं। तो वैसे ही इन प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि अपना एक कोई प्रायोरिटी सेट करते हैं जिससे हम एम करते हैं एक ठीक ठाक ग्रोथ का। ठीक है, तो ये आपको बात समझने की जरूरत है। ठीक है, अभी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी रोल होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि उसका रोल नहीं होगा, लेकिन वो छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे आज़ादी के टाइम में जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पे नेहरू जी को ये लगा कि प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रांग नहीं है इंडिया में, क्योंकि हम कॉलोनियल रिजीम में थे, अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय, और अपनी लोकल जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए नेहरू साहब ने उस समय ये सोचा कि भाई गवर्नमेंट का हैवी इंडस्ट्री में बड़ा से होगा और प्राइवेट प्लेयर्स को अभी छोटे लेवल पे हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ग्रेजुअली आप देखिए अभी प्राइवेट प्लेयर्स कितने बड़े हो गए हैं, इसका आपके सामने ठीक ठाक एग्जांपल खड़ा है, टाटा है, रिलायंस है, एक बड़ा जो है क्या करता है, चंक रखता है अभी भी इकोनॉमी। तो उसके बाद से काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन आज़ादी के आसपास में प्राइवेट प्लेयर बहुत स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए नेहरू ने और भी क्या किया, जो हैवी इंडस्ट्री की ओर जो रिलायमेंट था वो गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं भाई इकोनॉमिक प्लानिंग समझने के बाद कि कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है उसमें एक मिक्स इकोनॉमी, जिसको मैं बढ़ा रहा था कि सोशलिस्टिक लर्निंग और कैपिटलिस्टिक लर्निंग के बीच की बात होगी,
अभी आप देखिए कि जो सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल है इसकी तरफ ये सारी कंट्रियां जो है रिलाई करने से क्या हो गया, आपका नॉर्थ कोरिया, चाइना, वेनेजुएला, पता है आप सभी को। और जो आपका कैपिटलिस्टिक अप्रोच है वो यूएस, जापान, फ्रांस, स्वीडन, ये सभी जो है उनका झुकाव इधर की ओर है, ठीक है। और प्योर प्लान्ड इकोनॉमी जो है वो आपका कम्युनिज्म की ओर जाता है। और प्योर कंपटीशन जो है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि मार्केट फोर्सेस के हिसाब से जो है इकोनॉमी चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, उसमें क्या होता है भाई, प्योर कंपटीशन होता है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो है मार्केट चलेगा, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करेगा, वो आपका क्या है भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर, ठीक है। ये सभी चीजें आपको इस डायग्राम से थोड़ी बहुत समझने की जरूरत है। और इंडिया ने क्या किया कि भाई दोनों के बीच का रास्ता ना, थोड़ा सा झुकाव अपना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की ओर ज्यादा था, ठीक है। अब देखिए भाई कि इंडिया ने आखिर सोशलिस्टिक मॉडल थोड़ा बहुत क्यों चुना, ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले उस समय प्राइवेट सेक्टर, सबसे बड़ा रीजन ही था कि प्राइवेट सेक्टर सिग्निफिकेंट नहीं था, तो हम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में नहीं छोड़ सकते थे अपनी अर्थव्यवस्था को। दूसरा एक रीजन है कि भाई सोवियत जो है उसने अपना प्लानिंग सिस्टम के थ्रू जो डेवलपमेंट किया था उसकी ओर हमारे जो भी लीडर्स थे उनका झुकाव था। आप गौर से पढ़िएगा, जब नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे उस समय पे लेफ्ट विंग लीडर्स का एक क्या कैडर तैयार हो रहा था। नेहरू, और आप कह सकते हैं क्या, नेहरू थे उसमें, और सुभाष चंद्र बोस जो है उनके क्या थे, एक तरह से लीडर थे। और उसी समय से थोड़ा बहुत झुकाव जो है क्या था, अपने लीडर्स का सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की ओर था। तो आजादी के बाद भी ये बना रहा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था भाई, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को हमने छोड़ा। इसके अलावा आप देखिए कि प्लानिंग जो है, अगर आप गौर से देखिएगा, वह जो है आप देखिएगा गौर से कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये दो चीजों के लिए क्या है फेमस था उस समय, कि भाई जो भी ग्रोथ होगा उसमें कोई एक एरिया जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। अगर आप प्लानिंग सिस्टम को गौर से समझिएगा तो इस सिस्टम में क्या है कि सभी का इक्विटेबल ग्रोथ क्या होगा, संभव होगा। इसके अलावा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी के पास ज्यादा पैसा है तो उसका पैसा हम बांट देंगे जिसके पास कम पैसा है उनमें, ठीक है। जैसे मैंने एक बार बताया भी था कि लैंड सीलिंग एक्ट से आप समझिए कि बड़ी बड़ी जमीनें जिसके पास थी, हमने क्या किया, कहा कि भाई आप इतना फिक्स्ड अमाउंट का लैंड अब रखोगे, बाकी की आपकी जमीनें दूसरे लोगों में बांट दी जाए। तो लैंड रिफॉर्म जो है एक एग्जाम्पल है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, काफी अच्छा आप वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। भूमि सुधार के जो भी हमने कानून बनाए अलग अलग, उससे हमने क्या किया, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसी को तो इंश्योर किया। तो इसलिए आप गौर से देखिएगा कि जो प्लानिंग है वह इन दोनों चीजों को ही कैटर करता है कि रीजनल डेवलपमेंट अच्छा करेगा, कोई भी बड़ा प्लेयर जो है क्या होगा, डोमिनेट नहीं करेगा। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अच्छा होता है, इसलिए भी हमें अट्रैक्ट किया, ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है। इसके अलावा जो ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम था, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, सबसे पहला घटक तो वही था, उसी के चलते हम पहले गुलाम बने, फिर हम क्राउन के 1858 के बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए। तो इसलिए लोगों ने काफी रिजेंट किया और भी कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स का शेयर थोड़ा सा कम हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो अट्रैक्टेड थे किससे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से। अभी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपको पता है कि क्या होता है, जिसमें कि ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक सेटअप होगा लेकिन वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे चलेगा, ठीक है। तो इसके क्या थे, वो काफी बड़े आप कह सकते हो पैरवी इसकी करते थे, इसलिए भी हमने सोशलिस्टिक मॉडल को चुना। अभी बीपीएससी आपसे इन सब से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये बस पूछ सकता है कि भाई सोशलिस्टिक मॉडल में प्राइवेट प्लेयर का शेयर क्या होता है। तो प्राइवेट प्लेयर का शेयर जो है थोड़ा सा कम होता है, शेयर कम होता है, गवर्नमेंट मेनली कंट्रोल करती है, बस आपको ये बात याद रखनी, ठीक है। अब देखिए गौर से कि भाई बैकग्राउंड क्या रहा इसके पहले। तो 5 ईयर प्लान आने के पहले भी ढेर सारे प्लान प्रपोज किए गए थे। एक विश्वेश्वरैया प्लान जो है आपको 1934 में, 50 प्रपोजल जो है वो आपका 1934 में, कांग्रेस प्लान जो है जिसमें कि नेहरू और बोस, मैं बता रहा था आपको क्या थे, एक तरह से इसकी पैरवी कर रहे थे कांग्रेस प्लान के थ्रू कि कैसे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो 38 में बॉम्बे प्लान आपका आया, 44-45 में गांधीयन प्लान आया, और सर्वोदय प्लान कौन, आपके जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो ये सभी जो है क्या है, आपके 5 ईयर प्लान के पहले के जितने भी मॉडल हैं वो हैं। अब आप बीपीएससी आपसे क्या पूछेगा, इनके बारे में नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भाई विश्वेश्वरैया प्लान जो है वो किस ईयर में आया, ठीक है। तो आपको ये ईयर जो है वो याद रखना है, ठीक है। अब समझते हैं
कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या था आखिर 5 ईयर प्लान्स का। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही ऑफ कोर्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ जो है इंश्योर करना सबसे पहला काम था कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, जो भी प्रायोरिटी अपने सेट कर रहे हैं, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हम अचीव करें। दूसरा ऑफ कोर्स गरीबी मिटाना। तीसरा आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चौथा क्या है भाई कि जो भी इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसको कम करना। सेल्फ रिलायंस, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। तो ये सभी जो है क्या है आपके मेन ऑब्जेक्टिव है। इस पे है जो है क्या गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही थी उस समय कि इन सभी प्लानिंग जो भी हम प्लान्स बना रहे हैं, इससे ये सभी चीजें इंश्योर हम कर सकें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कि भाई प्लान आखिर क्या क्या है, इससे आपको क्वेश्चन भर भर के मिलेगा। ठीक है, बीपीएससी अभी तक मैंने जितना बताया उसमें बस वो एक पूछेगा कि विश्वेश्वरैया प्लान किस ईयर में आया, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। अब जो है अगर इन प्लान्स की बात की जाए तो मैंने इसमें क्या किया, ढेर सारे, चूंकि 12 लगभग प्लान है, तो इसमें मैंने क्या किया कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लेकर के आपके लिए आया हूं। इसके अलावा आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि प्लान से क्वेश्चन पूछ रहा है और प्लान में बहुत सारे काम हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव लिस्ट, आपको थोड़ा बहुत और जोर लगाना है घर पे, और भी जा करके थोड़ा बहुत प्लान्स के बारे में कि भाई ये छूट तो नहीं गया, वो देख लेना है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो भी पूछ सकता है वो मैं आपका कवर कराऊं। तो पहले प्लान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हेरोडोमर बोलते हैं। ठीक है, हेरोडोमर मॉडल पहले ही पूछा है कि पहले प्लान का नाम क्या है। इसके अलावा इसने इंपॉर्टेंस किसको दिया, सबसे पहले जैसे मैं बता रहा था एग्रीकल्चर को। तो पहले प्लान में 2 चीजें आपको याद रखनी है कि भाई हेरोडोमर मॉडल इसको बोलते हैं, और इंपॉर्टेंस हम किसको दे रहे हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर को दे रहे हैं। और ये क्यों जरूरी है एग्रीकल्चर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना, आप गौर से समझिए। क्योंकि हम जस्ट आजाद हुए थे और किसी भी कंट्री का प्रायोरिटी जो है फूड सिक्योरिटी होता है कि भाई लोगों को पहले खाना मिल जाए, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर को क्या किया, यहाँ पे फोकस किया। और इसमें और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्रीकल्चर को फोकस करने में हमने बहुत मॉडर्न टेक्निक वगैरह यहाँ पे यूज नहीं की थी। हमने बस ये किया था कि जहां भी खेती नहीं हो रही थी, हम वहां पे हमने क्या किया कि बोला कि भाई खेती चालू कर दो, वहां पे खेती स्टार्ट कर दीजिए आप। तो चूंकि जो लैंड है कल्टीवेशन वाला वो बढ़ा, इसके चलते एग्रीकल्चर का अच्छा खासा इसमें क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। ठीक है, और ये खेती और भी इसलिए इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमने बताया कि फूड सिक्योरिटी तो जरूरी थी ही, महंगाई की मार जो है वो कम हो, इसके अलावा जो हम फूड इंपोर्ट कर रहे थे दूसरे देशों से उसको भी हम घटा सके। ठीक है, और 44% जो प्लान है, 44% जो पैसा है वो हमने थोड़ा बहुत पीएसयू को भी दिया। हम उसी समय से पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो डेवलप करने की ओर बढ़ रहे थे। और इस आउटले से जो पैसा आप दे रहे हैं अगर इतना पीएसयू को, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो है रोल काफी इंपॉर्टेंट था। शुरुआत से ही आप ये समझिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी अपने अपनाई थी, लेकिन गवर्नमेंट का रोल काफी इंपॉर्टेंट था कि मोटा पैसा जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को जा रहा था। ठीक है, अब सेकंड प्लान की ओर बढ़ते हैं। ये डेट भी आपको याद रखना है, 51, 56। ठीक है, इस डेट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड प्लान क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेटजी है ग्रोथ की, उसने अभी चूंकि एग्रीकल्चर में ग्रोथ अच्छा हो गया था, तो अब हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, आप गौर से समझिए कि हमने एग्रीकल्चर में अच्छी खासी जो है क्या की थी, उस समय जो है ग्रोथ डेवलपमेंट हासिल की और ग्रोथ हमारा ठीक ठाक हुआ। तब हम जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जो है हमारा ध्यान गया कि अब हमें जाना चाहिए, और इसलिए हमने उस समय हैवी इंडस्ट्री, गौर से समझिए, इसके अलावा कैपिटल गुड्स बनाने वाली जो भी कह सकते हैं आप सेक्टर है, उस पर ध्यान दिया। और ये चूंकि महलनोबिस के द्वारा डेवलप किया गया था, इसीलिए इसको पीसी महलनोबिस मॉडल भी महलनोबिस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि हमारा उस समय काफी क्लोज्ड इकोनॉमी था, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी था, इसलिए उस समय फूड और कैपिटल दोनों का ही क्या हुआ, समस्या हमें हुआ। धन का भी कमी पड़ा और खाने का भी कमी पड़ा, चूंकि क्लोज्ड इकोनॉमी था, जो हम काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए काफी समस्याएं उस समय देखने को मिली सेकंड के टाइम। अब देखिए गौर से थर्ड प्लान क्या कह रहा है, यह जो है इसमें फिर से हमने कोशिश की कि जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो हम फिर से क्या करें, रिजुविनेट करें। क्योंकि सेकंड में हमने इंडस्ट्री पे ध्यान दे दिया था तो समस्याएं खड़ी हो गई थी, और इसलिए हमने एग्रीकल्चर को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन इस 5 ईयर प्लान में आप गौर से समझिए कि लड़ाइयाँ जो हैं वो स्टार्ट हुई, पहला चाइना से और दूसरा आपका क्या, पाकिस्तान से। चाइना के वॉर में हम बहुत ही बुरी तरह से हारे भी, और इसके साथ साथ जो है ड्रॉट आया, सूखा आया, और इसके चलते क्या हुआ भाई, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा हमें। और फिर जो है क्या हुआ, ये कह सकते हैं आप कि ये प्लान बुरी तरह से फेल हुआ। ठीक है, ये जो है प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है,
अभी 65 के बाद आप गौर से देखिए यहाँ पे क्या है 69 है, यानी कि जो बीच के साल हैं उसमें हमने क्या किया है, एक तरह से प्लानिंग नहीं की है, और फिर जो है हम फोर्थ प्लान जो है 69 से 74 के बाद लेकर के आए हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अभी जो फोर्थ प्लान है वो गडगिल स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं, उस पर बेस्ड है, और इसमें जो है एक काफी इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ग्रोथ के साथ साथ हमने स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देने की बात, पहले हम बस ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो ग्रोथ स्टेबल हो उसकी फिर बातचीत हमने की, और फिर हमने बोला कि भाई सेल्फ रिलायंस की काफी आवश्यकता है, क्योंकि ये प्लान जब फेल हुआ था तो इंडिया के पास ठीक ठाक अनाज भी नहीं था जिससे कि वो सस्टेन कर सके बहुत दिन तक, और इसलिए अब हमने जो है क्या किया भाई सेल्फ रिलायंस की बातचीत स्टार्ट की। और फिर आप देखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जो है इसी मतलब इस प्लान के चूंकि हम पहले इंट्रोड्यूस कर सके थे, लेकिन इस प्लान में हमने और क्या किया, उसको फर्दर बूस्ट करने की कोशिश। ठीक है, अभी ड्रॉट और कैपिटल डाइवर्जन जो है फिर से इसमें आया, क्योंकि इसमें भी फिर सूखा आया इस 5 ईयर प्लान में, और इसमें भी पैसे की कमी पड़ी, जो कि इस प्लान का भी एक महत्वपूर्ण क्या था, लिमिटेशन था। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई फिफ्थ प्लान में क्या कह रहा है। तो फिफ्थ प्लान जो है आप गौर से देखिए, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया गरीबी हटाने का। ठीक है, आप समझ रहे हैं इस टाइम पे काफी डोमिनेंट थी कौन, इंदिरा गांधी, और थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी, जनता गवर्नमेंट आई थी इस टाइम पे। तो पॉवर्टी एलिवेशन और सेल्फ रिलायंस एक बार फिर से जो है इम्फेसिस किया गया इसमें। इसके अलावा जो आप मेजर देखिएगा प्रोग्राम क्या थे भाई, इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम एक चलाया गया, और फिर से इसमें ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी की बात। ठीक है, ये जो है काफी हिट हुआ हाइपर इन्फ्लेशन से। अभी आपसे पूछ जाए कौन सा प्लान जो हाइपर इन्फ्लेशन से बैडली हिट हुआ, तो आपका फिफ्थ प्लान जो है एक ऑप्शन बनेगा उसमें। इसके अलावा ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी जो है क्या हुई, इमर्ज हुई, क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन हम इंट्रोड्यूस किए थे 66-67 के आसपास, और उस समय हमने बस 3 एरिया पे ध्यान दिया था, और हमें लगा था कि उन 3 एरिया का डेवलपमेंट, कौन कौन से 3 एरिया थे भाई, हरियाणा, वेस्ट यूपी और पंजाब, उन तीनों एरिया का डेवलपमेंट जो ट्रिकल डाउन करके बाकी एरिया को क्या करेगा, डेवलप करेगा। ऐसा नहीं हुआ, और फिर समस्याएं जो है बहुत सी खड़ी हुई, और आप देख रहे हैं कि इस प्लान में क्या हुआ था कि ह्यूज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है देखने को मिली। अभी सिक्स्थ प्लान जो आएगा आपका, उसको जो है गरीबी हटाओ स्लोगन से स्टार्ट किया गया। ठीक है, अभी हम पॉवर्टी एलिवेशन की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने हार्ड कोर जो है क्या किया, युद्धस्तर स्तर पे कोशिश की कि भाई गरीबी को हटाया जाए। ठीक है, और इसके लिए काफी अच्छी सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्लान किया गया। इसके अलावा रूरल पॉवर्टी को कम करने की बात की गई, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने की बात की गई, और इसके लिए हम IRDP जो है लेकर के आए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट स्कीम रही है पहले की, और आपसे पूछेगा कि IRDP किस प्लान में आया, BPSC। ठीक है, इसके अलावा हमने बहुत से नेशनल लेवल का प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और हमारा मेन इसमें क्या था, आप गौर से समझिए, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना, गरीबी हटाओ स्लोगन के साथ हमने इसलिए स्टार्ट भी किया, और सोशियो इकोनॉमिक आप कह सकते हैं ऐसी स्कीमें लेकर के आए जिससे कि रूरल डेवलपमेंट भी किया जा सके, और IRDP इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्लान की ओर, जो 7th प्लान है अपना, उसमें देखिए गौर से कि भाई इसमें हमने फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे फिर से एक बार फोकस किया, क्योंकि सेकंड वेव एक तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया था किसका, ग्रीन रेवोल्यूशन का। पहला वेव 66 के आसपास और दूसरा वेव 80-85 के अराउंड में हुआ, और इसलिए हमने जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे फिर से ध्यान देना स्टार्ट किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे हमने जो है वो बातचीत की, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की भी बातचीत इसमें स्टार्ट हुई। इसके अलावा आप गौर से देखिएगा क्या क्या था भाई, ग्रोथ, सबसे पहले ग्रोथ, फिर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, ये सभी जो है महत्वपूर्ण क्या थी, इसमें हमने कदम लिए। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, मैं बात कर रहा था एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की, तो ये लॉन्च किया गया 1989 में। ठीक है, ताकि रूरल जो गरीब, जो गांव के गरीब हैं, उनको जो है क्या किया जा सके, एक मजदूरी के रूप में वेज एम्प्लॉयमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूरी, वो इंट्रोड्यूस हमने किया कि उनको एक क्या फिक्स्ड इनकम उनका इंश्योर हो सके। ठीक है, ऑलरेडी बहुत से ऐसे प्रोग्राम थे जैसे कि IRDP, CADP, DPAP, DDP, इनको भी रीओरिएंट किया गया। ठीक है, तो अभी आपसे BPSC पूछेगा कि भाई JRY इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, सिंपल। ठीक है, अभी देखिए
एट्थ प्लान क्या कह रहा है? एट्थ प्लान की अगर हम बात की जाए तो सबसे पहले एक नए इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। ये नया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या था भाई? एलपीजी रिफॉर्म। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें ढेर सारे स्ट्रक्चरल चेंज किए गए। ठीक है, मैक्रो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी को इनिशिएट इसमें किया गया ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके। आप सभी को पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई थी, नरसिम्हन राव की सरकार थी उस टाइम पे, और मनमोहन सिंह जो है अपने क्या थे? वित्त मंत्री थे। उस समय पे उस बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमने कैसे कैसे करके सॉर्ट आउट किया और अपनी इकोनॉमी को क्या किया? खोला। और इकोनॉमी को खोलने से जो है अभी देख सकते हैं हमारा फॉरेक्स कितना अभी रोबस्ट है। हम एक तरह से क्या किए, हमारा क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम था उसको हमने काफी हद तक जो अभी कम कर दिया है, और कोई भी कंपनी अब आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो हायर फिस्कल डेफिसिट है उसको भी हमने कम करने की कोशिश की, और अनसस्टेनेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको भी हमने टारगेट करने की कोशिश की। तो गौर से समझिए, जो भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक समस्याएं हैं उसको हमने इसमें सॉल्व किया। सबसे पहले बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, और ये तीसरा सबसे बड़ा क्या? इन्फ्लेशन। इसी से भारत जो है आप कह सकते हैं 1980 से लेकर के 90 तक काफी परेशान रहा है। ठीक है, तो इन तीनों ही चीजों को हमने काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोशिश किया इस समय पे टैकल करने की, और इसलिए जो 8th FYP है, ठीक है, उसके ढेर सारे आपको सजेशंस भी देखने को मिलेंगे कि भाई स्टेट का जो रोल है उसको हमने क्या किया है, एक तरह से रीओरिएंट करने की कोशिश की है कि भाई स्टेट का अब रोल कैसा रहेगा। मतलब पहले जो स्टेट का रोल था कि भाई किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो क्या करता था, घुस जाता था कि नहीं भाई ये हमारा अधिकार है, प्राइवेट प्लेयर को नहीं देंगे। अब स्टेट के रोल को काफी अच्छे से रीडिफाइंड किया गया कि नहीं भाई जहां आपका काम नहीं है आप वहां पे मत जाइए। ठीक है, आप जो है स्कूटर क्यों बना रहे हैं? ठीक है, स्कूटर बनाने का काम प्राइवेट संस्था को दीजिए, जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको इन्वॉल्व कीजिए, आपका काम नहीं है वो। तो स्टेट का रोल जो है इसमें काफी अच्छे तरीके से चेंज हुआ है। मार्केट बेस्ड डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है कि भाई मार्केट जैसे बोल रहा है वैसे आप करो, मार्केट फोर्सेस पे चलने दो इकोनॉमी को। ठीक है, इसके अलावा ग्रेटर रोल जो है प्राइवेट सेक्टर उसको दिया जाए, इसकी भी बातचीत की गई। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में, और खास करके गौर करिए यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो, बस गवर्नमेंट ना हो, इसकी बात की गई। जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, फिस्कल डेफिसिट है, उनको क्या किया जाए? चेक किया जाए। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का यहाँ सीधे सीधे मतलब है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके कम हो, कर्ज आप कम लीजिए। इसके अलावा जो सब्सिडी है उसको भी रीस्ट्रक्चर और फ्री फोकस कीजिए कि भाई आप सब्सिडी कहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की भी बात की गई कि भाई आप छोटे स्तर पे कीजिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच मत अपनाइए, बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनाइए। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं इसने दिशा बदली एक तरह से इकोनॉमी की इस प्लान में। ठीक है, अब देखिए गौर से 9th प्लान क्या कह रहा है भाई। 9th प्लान आप गौर से समझिए कि भाई इसमें ऑल राउंड जो है स्लो डाउन था इकोनॉमी का इस प्लान में, और आपसे पूछेगा इसमें बीपीएससी कि भाई 99 के आसपास में, आप कह सकते हैं 96 से 97 इसमें लिखा हुआ है, 99 के आसपास ही काफी एग्रीवेट किया था इंडिया में भी। तो उस समय पे इस फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जो एशियान कंट्री है उधर जो है काफी खतरनाक एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और इसलिए स्लो डाउन था अपने यहाँ पे। ठीक है, इस समय पे जो 7 आइडेंटिफाइड बेसिक मिनिमम सर्विसेज है उसको आइडेंटिफाई जो है हमने किया इसमें कि भाई कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, जैसे कि साफ सुथरा पानी, प्राइमरी हेल्थ सर्विस, ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इसके अलावा पब्लिक हाउसिंग असिस्टेंट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है, कनेक्टिविटी टू विलेज हैबिटेशन, और पीडीएस का स्ट्रीमलाइनिंग। तो पूछेगा आपसे फिर से बीपीएससी कि भाई 7 महत्वपूर्ण ऐसी बेसिक मिनिमम चीजें प्रदान करने के बाद किस 5 ईयर प्लान में की गई थी, तो आपको बताना है भैया 9th प्लान। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए जो इशू है फिस्कल कंसोलिडेशन का, उसका भी इसमें प्राइम कंसर्न था। एफआरबीएम एक्ट इसके बाद आएगा कि भाई फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि सरकार का पैसा जो है वो खर्च तो हो रहा है लेकिन कर्ज भी तो बढ़ रहा है, तो उसको आप कंसोलिडेट कीजिए, उसको आप ठीक कीजिए। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब फिस्कल डेफिसिट को कम करिए। ठीक है, तो इसी के बाद आप देखिएगा कि एफआरबीएम एक्ट वगैरह आएगा और इसके रिगार्डिंग में सुधार की बातचीत होगी। ठीक है, अब फिर से देखिए भाई 10वां प्लान आया, इसमें जो एनडीसी है, ठीक है,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आप देखिए गौर से, उसका काफी प्रोमिनेंट रोल है। और इसमें मेन हमने ये तय किया कि भाई हम अपने जो भी पर कैपिटा इनकम है उसको डबल करेंगे 10 साल में। ठीक है, ये काफी बड़ा एक टारगेट रखा गया। पता है आपको पर कैपिटा इनकम एक काफी अच्छा इंडिकेटर होता है। जीडीपी का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कैपिटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आदमी के पास कितना पैसा है वो देखना काफी जरूरी है इकोनॉमी में। ठीक है, इसके अलावा हायर ग्रोथ रेट की बात हमने की है। इस मतलब हायर ग्रोथ के साथ साथ हमने ये भी बात की है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो इंप्रूव हो। ठीक है, गवर्नेंस को एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया यहाँ पे डेवलपमेंट का। यहाँ गवर्नेंस का मतलब हर चीजों से है कि भाई आप कितनी तेज जो है सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, इसके अलावा करप्शन जो है वो मिनिमाइज हो, रेड टेपिज्म जो है वो मिनिमाइज हो, इन सभी की बात जो है यहाँ पे गवर्नेंस से जुड़ी हुई है। और इसको लिंक किया गया कि भाई डेवलपमेंट में इसका काफी बड़ा रोल है। ठीक है, स्टेट का जो रोल है प्लानिंग में उसको भी थोड़ा बहुत बोला गया कि बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है वो बोला गया कि प्राइम मूविंग फोर्स है इकोनॉमी का। ठीक है, एग्रीकल्चर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतने सारे लोग इंगेज थे उस टाइम पे। ठीक है, 2002 से 2007 की बातचीत चल रही है, इसलिए बोला गया कि एग्रीकल्चर पे हर हाल में ध्यान देने की जरूरत है। और सोशल सेक्टर पे भी जो है इंफेसिस किया गया कि भाई हमें जो है सोशल सेक्टर पे भी ध्यान देने की जरूरत। ठीक है, तो बीपीएससी इसमें फिर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई डबलिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम किस में बोला गया। ठीक है, एनडीसी का रोल किसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा किसमें बोला गया कि भाई गवर्नेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुस घुस के। इसके अलावा देखिए 11th प्लान क्या कह रहा है भाई कि जो आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यह है कि सबका विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, कोई भी ना छूटे, इनइक्वालिटी काफी मिनिमम लेवल पे रहे, उसको सबसे पहले हमने 11th 5 ईयर प्लान में बोला। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है कि इंक्लूसिव ग्रोथ किसमें, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात किसमें की गई। इसके अलावा ग्रोथ रेट का टारगेट जो है लगभग हमने 10% रखा। ठीक है, इस समय हम काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन अभी 2008 में फिर से सब प्राइम क्राइसिस आएगा और फिर से समस्या होगी। इसके अलावा जो मेजर कंसर्न आया कि भाई इसमें क्या हुआ, इन्फ्लेशन हो गया। इसके अलावा स्ट्रॉन्गर जो रुपी है रुपया उस समय इतना स्ट्रांग हो गया था कि भाई एक्सपोर्ट जो है उसमें समस्या आने लगी थी। ठीक है, फूड ग्रेन जो है महंगे हो गए थे और ऑयल प्राइसेस भी महंगे हो गए थे। अच्छा, ये बात आप तो समझ रहे हैं ना कि रुपया अगर स्ट्रांग हुआ तो कैसे जो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप गौर से समझिए कि जो आपसे खरीदेगा उसको महंगा पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रांग क्या है, रुपी है आपका। ठीक है, स्ट्रांग रुपी रहने से ये समस्या आपकी होती है कि भाई आपका एक्सपोर्ट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है जी, अब देखिए गौर से भाई 12th प्लान में, क्योंकि 12th प्लान जो है ड्राफ्ट पेपर था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था कि भाई लगभग 9% ग्रोथ की बात की थी। इसके अलावा 4% जो है एवरेज ग्रोथ था किसका, एग्रीकल्चर का, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा आप गौर से देखिए कि भाई हमने ये भी प्रपोज किया था कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसकी भी बातचीत हमने इसमें की थी। ठीक है, और 11th प्लान में एक और बात से समझिए कि हम बात कर रहे थे कि इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा उसके साथ साथ हमें एक और चीज पे ध्यान देना है, और वो था आपका एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम बताया था कि 11th में क्या हो रहा था, ऑयल प्राइसेस हाई हो रही थी, तो 12th में हम प्लान कर रहे थे कि एनर्जी सिक्योरिटी पे हमें ध्यान देना। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी, और इसका मतलब क्या, अब रिन्यूएबल एनर्जी की बातचीत होगी इकोनॉमी में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमने ये सारे प्लान आपको बता दिए। ठीक है, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लिस्ट है कि कौन कौन स्कीम आई है, किस समय कौन कौन सी चीजें प्लान की गई हैं। चूंकि हम आज़ादी के बाद से अभी 2017 तक की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको मैं 30 मिनट के लेक्चर में सभी चीजें नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैंने आपको थीम बता दिया है कौन कौन सी चीजें मेन हो रही थी और कौन कौन सी चीजें जनरली पूछी गई हैं। इसके अलावा भी आप जा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं सारे प्लान्स को अच्छे से कि चलो ये स्कीम इसमें आया। आपको मेनली ईयर याद करना है थोड़ा बहुत, अगर स्कीम का ईयर आपको याद है फिर आप जो है क्या करोगे, मार्क कर ले जाओ। ठीक है, तो ये आपको काम करना है अभी। ठीक है, 5 ईयर प्लान में थोड़ा और मेहनत करना है। अभी लैकुना क्या है भाई प्लानिंग का, ये गौर से समझिए। सबसे पहले कि भाई प्लानिंग का जो पर्सपेक्टिव है उसमें थोड़ी बहुत समस्या है। आप गौर से देखिए कि हमारा टारगेट ये था कि हम किसी एक प्रायोरिटी को सेट करें और उसके बाद से हम ग्रोथ अचीव करना चाह रहे थे। और पहले प्लान में हमने क्या किया कि एग्रीकल्चर की एक प्रायोरिटी सेट भी की, लेकिन उसमें समस्या क्या आई
कि एग्रीकल्चर पहले में ठीक हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर ठीक क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या किया था, जो लैंड है वो एक्वायर किया था और एक्स्ट्रा लैंड पे हमने खेती करवाई। उसके चलते हुआ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि इनोवेटिव तरीके से ऐसी कुछ भी हमने खेती नहीं की जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है। लेकिन ठीक सेकंड में हमारा एग्रीकल्चर डेवलप हुआ और हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस कर दिया। तो फिर एग्रीकल्चर का क्या हुआ, एक तरह से बहुत बड़ा क्या हुआ, फॉल आउट हुआ वहां पे, और फिर समस्याएं खड़ी हुई। तो जो पर्सपेक्टिव था प्लानिंग में, उसकी काफी कमी थी कि हम एक प्रायोरिटी सेट कर रहे थे, वो जरूरी नहीं था कि हमेशा क्या करे, उस समय हिट कर जाए और हमें उबार ले जाए चीजों से, ठीक है। अभी बैलेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट, आप देखिएगा कि बार बार बातचीत हो रही थी कि भाई हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की ओर झुकाव किया, प्लानिंग की ओर इसीलिए झुकाव किया, इसमें दो चीजें थी। सबसे पहला यही था कि रीजनल जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो एक बैलेंस लेवल पे हो, और दूसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। तो ये एकदम से क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने इंट्रोड्यूस किया कुछ पर्टिकुलर एरिया में, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है क्या हुआ, आप कह सकते हैं ट्रिकल डाउन जो प्रोसेस हमने एंटिसिपेट किया था कि होगा और बाकी एरिया भी डेवलप कर जाएंगे, बिहार बंगाल वाले, जिसको हमने लेफ्ट आउट किया था जानबूझ करके, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था उस समय 66 के टाइम में जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये फेल हुआ, और ट्रिकल डाउन चूंकि फेल हुआ तो बैलेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट का आइडिया भी आप कह सकते हो फेल हो गया। इसके अलावा चूंकि हाईली सेंट्रलाइज्ड नेचर था, तो जो स्मॉलर यूनिट्स है उनके ग्रीवांसेस या उनके प्रॉब्लम्स हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे थे, ये भी आपको समझने की जरूरत है। और जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है, रोजगार देने की जो बातचीत चल रही थी कि आप कैसे रोजगार दे रहे हो, तो हम उसमें भी बहुत श्योर नहीं थे, क्योंकि मेजर जो रोजगार दे रहा था वो एग्रीकल्चर था, और हमने बहुत प्लान्स में क्या किया है, एग्रीकल्चर को लेफ्ट आउट किया है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चक्कर में और भी चीजें जो चल रही हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको समझनी है कि भाई आखिर प्लानिंग जो है वो क्यों फेल हो रही है। इसके अलावा पीएसयू पे हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे थे। एक टाइम था कि स्कूटर जो है बन रहा है वो सरकार बना रही है, क्यों बना रहे हैं आप स्कूटर, आप जो है वो रोल प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को जो है वो ओवरलुक किया गया बहुत बार, जैसे कि मैं बता रहा था। इसके अलावा लोकेशन जो पॉलिसी है कि भाई आप इंडस्ट्री किधर लगा रहे हो, उसमें भी बहुत सी समस्याएं आई हैं, वो काफी पॉलिटिसाइज रहा है। जहां पे कंड्यूसिव फैक्टर है वहां पे हमने इंडस्ट्री का लोकेशन नहीं किया है, बहुत गलत जगह किया है, उसके चलते ढेर सारे बेल्ट जो है वो रिडंडेंट हो गए बाद। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है वो भी काफी गड़बड़ रही है, और इसलिए बीओपी क्राइसिस बार बार हुए, और 91 में आखिरकार हमें अपने इकोनॉमी को, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स में ये समस्याएं आपकी आई हैं। अभी गौर से समझिए कि 5 ईयर प्लान्स के बाद चूंकि एक मेन ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग कमीशन था, उसको हमने क्या किया, फिर बैन कर दिया, और हम नीति आयोग को लेकर के आए। नीति आयोग से क्वेश्चन आया था आपका 63rd में, उसका पूछा था कि भाई गठन कब हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, लेकिन फिर भी मैं काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से थोड़ी बहुत डील करने की कोशिश करता हूँ इसको, कि पिक्चर में कैसे आया। सबसे पहले लिमिटेड एक्सपर्टीज, स्टेट जो है एक्सपेक्टेटर थे, कोई भी उनका जो है रोल नहीं होता था, टॉप डाउन अप्रोच था, और पॉलिसी जो है वो एक तरह से थोप दी जाती थी स्टेट पे, किसके रिजीम में भाई, प्लानिंग कमीशन के रिजीम में, ठीक है। ये भी बोला जाता है कि कुछ मुख्यमंत्री गए पैसा मांग लेने अगर प्लानिंग कमीशन पे, तो उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया, कोई ग्रीवांस उनका नहीं सुना, और ये सभी समस्याएं एग्रीवेट हो गई थी। तो क्या किया गया भाई, नीति आयोग को फिर हम लेकर के आए, ठीक है। अभी नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, यही तो नाम है इसका, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सेट किया गया प्लानिंग कमीशन को बैन करके 2015 1 जनवरी, ठीक है, डेट ये है, याद रखिएगा इसको। और ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये भी आपसे पूछेगा भाई कैसी बॉडी है नीति आयोग, तो स्टैट्यूटरी मत मार के चले आना, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये क्या किया गया है, सेटअप किया गया है, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के जगह पे सेटअप किया गया है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को माना जाता था कि ये जो भी सेंसिटिवनेस है और प्रायोरिटी है स्टेट की, उसको ये कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा था, नेग्लेक्ट कर रहा था, उसका सम्मान नहीं कर रहा था, और फेडरलिज्म का जो बेसिक टेनेट है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्या कर रहा था, नहीं, उसके अनुसार नहीं चल रहा था, उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था। आप गौर से समझिए, फेडरलिज्म क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो फेडरल सेटअप क्या होता है, जिसमें कि एक सेंटर है
और जो स्टेट्स हैं, यूनिट्स हैं, इनके बीच का जो पावर शेयरिंग है वो एक बैलेंस आउट वे में होता है। शेड्यूल 7 आप लोगों को याद होगा, डिवीजन ऑफ पावर उसमें किया गया है, अलग अलग लिस्ट बनाई गई है कि भाई इस लिस्ट में आप इसके रिगार्डिंग कानून बना सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। तो फेडरलिज्म ये कहता है कि जो भी यूनिट्स हैं, सेंटर है, स्टेट है, उन दोनों को ही मिल करके एक बैलेंस वे में काम करना है। लेकिन प्लानिंग कमीशन एक तरह से क्या था, सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन हो गया था, वो इनकी बात नहीं सुन रहा था और इसलिए नीति आयोग को हम फिर लेकर के आए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या पता है क्या है, चेयरपर्सन है, और एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें कि सीएम वगैरह होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक है, वाइस चेयरपर्सन होता है। ठीक है, तो आपको गौर से ये समझना है हमेशा कि भाई इसमें स्टेट के चूंकि मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट वगैरह भी भाग ले रहे हैं, तो फेडरलिज्म को हम सम्मान यहाँ पे कर रहे हैं, उनके आइडिया भी ले रहे हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब देखते हैं भाई फंक्शन क्या है। सबसे पहले पॉलिसी और प्रोग्राम जो है उसको देखता है। नीति प्लानिंग कमीशन एक टाइम पे पैसा डिस्बर्सल का भी काम करता था, पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करने लगा था, जबकि मेन काम क्या था इसका काम है आपका फाइनेंस कमीशन का काम है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है क्या कर रही है, उसको ओवरराइड कर रही है। तो वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी है उसको आप ओवरराइड कर रहे हो, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वो अवहेलना है, उसकी आप बात नहीं मान रहे हो। तो प्लानिंग कमीशन को इसलिए भी एक दलील दी जाती है कि बैन किया गया। तो यहाँ पे देखिए आप, पैसा बांटना काम नहीं है नीति आयोग का, पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क का डिजाइन है, ठीक है, वो करना है। इसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो रहा है, आप सीएम को इनवाइट कर रहे हैं, मिनिस्टर्स को अगर इनवाइट कर रहे हैं काउंसिल के मीटिंग्स में, लेफ्टिनेंट इवन गवर्नर्स को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, यूटीज के, तो ऑफ कोर्स आप उनको रोप इन कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, और यही तो है फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके अलावा आप मॉनिटर और इवेलुएट भी ये करता है कि भाई प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, किसके थ्रू, गौर से देखिए, जो भी इंडेक्सेस निकालता है, जैसे नीति आयोग का इंडेक्स था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाला, जिसमें बिहार को बोला गया कि भाई बिहार में ऑलमोस्ट 52% लोग क्या है, गरीब हैं मल्टी डायमेंशनली। तो ये मॉनिटर तो कर रहा है ना गरीबी, तो ऐसे ही ढेर सारे इंडेक्सेस निकालते रहता है और चीजों को मॉनिटर करते रहता है। इसके अलावा थिंक टैंक नॉलेज इनोवेशन हब थिंक टैंक नॉलेज, इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देखिए अटल इनोवेशन मिशन ये लेकर के आया। अटल इनोवेशन मिशन में ये छोटे बच्चों में इनोवेशन जो है कैसे, इनोवेशन की जो आप कह सकते हैं ललक कैसे जगाई जाए, इनोवेशन वो इनोवेटिव कैसे बने, ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी में जो लिखा हुआ है कि साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट उसको कैसे इंश्योर किया जाए, इसकी भी बात करता है। ठीक है, इसके अलावा गौर से देखिए भाई इसने आज तक क्या अचीव किया नीति आयोग ने, तो गवर्नमेंट का चूंकि ये पॉलिसी थिंक टैंक है, तो इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ऑफकोर्स बूस्ट किया है। इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें बॉटम अप अप्रोच अपनाया है, ठीक है, छोटे यूनिट से स्टार्ट करके ऊपर आना है, ऊपर से नीचे नहीं जाना है, इस अप्रोच को अपनाया है। और इसमें 15 ईयर का एक विजन मैप, ये याद रखिए, पूछ सकता है आपसे कि भाई विजन मैप कितने साल का होता है, 7 ईयर का एक स्ट्रेटजी और 3 साल का एक एक्शन एजेंडा इसका होता है। तो आपको याद रखना है 15, 7 और 3, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये आपका विजन, ये आपका क्या है स्ट्रेटजी, और ये आपका क्या है एक्शन एजेंडा। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसने ये लेकर के आया, उसमें क्या लाया भाई, अमृत, आप सभी को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर में ढेर सारे रिफॉर्म की बात इसने की कि भाई मॉडल लैंड लीजिंग लॉ, ठीक है, लैंड का जो लीज चल रहा है कि भाई छोटे किसान भी लीज पे लेकर के खेती कर सके, उसके रिगार्डिंग भी बात हुई। इसके अलावा जो रिफॉर्म आपका आया एपीएमसी मंडी वगैरह में कि भाई मंडी का कैसे हम जो है रिफॉर्म कर सकते हैं, इन सभी चीजों की बातचीत ने की अच्छे से। ठीक है, अभी चैलेंजेस क्या क्या हैं भाई नीति आयोग के सामने। सबसे पहले आप देखिए कि इसके पास कोई ऐसा पावर इसको नहीं दिया गया है कि ये प्राइवेट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, इसमें पैसा डाल सके या उनको एक तरह से पुश देना है, आप कह सकते हो फाइनेंशियली, तो ये इसके पास अधिकार नहीं है। इसके अलावा इनइक्वालिटी जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे भारतीय समाज में, और ये काफ़ी एक कठिन काम है इससे पार पाना नीति आयोग के लिए। इसके अलावा पॉलिटिसाइजेशन भी जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी बार हुआ। आप देखेंगे कि भाई इनविटेशन भेजा गया बहुत से स्टेट्स के जो भी अपने
मिनिस्टर्स थे लेकिन वो नहीं आए, या फिर उनके बीच में एक अच्छा आउटकम नहीं आया डिस्कशन का, ठीक है, वहाँ भी एक तरह से रकस क्रिएट हुआ, तो पोलिटिसाइजेशन भी हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि जो भी स्ट्रक्चरल इशू है सॉल्व करने की, जो समस्याएं हैं हमारे पास, उसमें इसने बहुत बार ऐसा हमें लगा, मतलब पॉलिसी मेकर्स को लगा कि इसने काफ़ी अच्छा योगदान नहीं दिया। इसके अलावा नीति आयोग को आप गौर से देखिएगा कि चूंकि रिक्विजिट पावर नहीं दी गई है तो पॉजिटिव चेंज लाने में बहुत बार समस्या, ठीक है। इसके अलावा आप गौर से देखिए कि जो इनएडिक्वेट रिसोर्सेस इसको दिए गए हैं एक एज ए प्लानिंग बॉडी, तो उसमें भी समस्या है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमने नीति आयोग को एक तरह से डिजाइन करने के लिए बस लाया कि पॉलिसी बनाओ, लेकिन उसमें और सारे जो पावर उसको देने चाहिए थे उतने पावर इसको नहीं दिए, इसके चलते थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, ठीक है। हम एक तरह से लिमिट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इस सेशन में हमने काफी तेजी से ये समझा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, 5 ईयर प्लान्स क्या थे, उनमें कौन कौन से मेजर जो चीजें हैं, जो थीम है, उसको हमने थोड़ी बहुत पकड़ने की कोशिश की है। मैंने घुस घुस के उसमें स्कीम नहीं बताया, अदरवाइज वो लेक्चर काफी जो है क्या हो सकता था, रॉट लर्निंग जैसा हो जाता। मैंने समझाने का कोशिश किया कि भाई इस 5 ईयर प्लान का विजन क्या था, फिर आप स्कीम जो है वो तो याद कर ही लोगे, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है, उसमें ढेर सारी स्कीम है। इसके अलावा हमने ये भी समझा कि भाई आखिर प्लानिंग कमीशन में क्या समस्याएं थी और क्यों नीति आयोग को हम लेकर के आए, नीति आयोग का गठन कैसे हुआ, और नीति आयोग जो है उसके काम क्या है, उसके सामने चैलेंजेस क्या है, ठीक है। अगले सेशन में फिर से मैं आऊंगा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग लेक्चर लेकर के। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कीजिए। हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आप सभी के लिए आ रहे हैं, तो कृपा करके हमारे चैनल को और आगे बढ़ाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।